फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। जब भी देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो पिछले 3 दशक से हम देखते हैं कि उसके साथ माओवाद का नाम आता है, नक्सल का नाम आता है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे कब छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। जब पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ का बस्तर खास करके नक्सलाइटों का एक गढ़ होता था, चूँकि आंध्रा उससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली लगा है, उड़ीसा का एक क्षेत्र लगा है, तो जो सराउंडिंग राज्य हैं वहाँ के नक्सलाइट बस्तर के सघन वनों में आते थे और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पैठ बनाई कि अब वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले कुछ सालों में जो नक्सलाइटों के नाम पर जो कुछ घटनाएं हुई और पुलिस ने एनकाउंटर किया, निश्चित रूप से पुलिस जब भी नक्सलाइट कहीं होने की जानकारी मिलती है तो पुलिस उन पर अटैक करती है, वो पुलिस पे अटैक करते हैं। हमने पिछले सालों में देखा कि बड़ी बड़ी घटनाओं में बहुत सारे न केवल पुलिस के लोग मारे गए बल्कि हमारे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के झीरम घाटी में बहुत सारे नेता मारे गए। पर जब ये बड़ी वारदात होती है तो उसके बाद कई बार ये अनुगूंज भी होती है कि मासूम लोगों को भी नक्सलाइट के नाम पर मार दिया जाता है। और जब वहाँ के लोग इस पर हल्ला मचाते हैं तो सरकार के पास एक तरीका होता है कि उसकी न्यायिक जांच की बात होती है। और न्यायिक जांच तो ऐसे 5 आयोग छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 साल में बने जिनको नक्सलाइट घटना में जो मारे गए थे और जो कथित एनकाउंटर की बात थी उनकी जांच के लिए बनाए गए। अभी हाल ही में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें वीके अग्रवाल जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में जो आयोग बना था, बस्तर के बीजापुर जिले के एडसमेटा में जो 8 लोग मासूम लोग मारे गए थे उसके लिए जो न्यायिक जांच आयोग वीके अग्रवाल जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बना था, उनने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और वो रिपोर्ट कैबिनेट के सामने आई। उस रिपोर्ट में से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि डर के मारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। घटना को 3 बार गलती से बताया गया है। जस्टिस अग्रवाल ने रिपोर्ट में ये कहा है कि आदिवासियों पर 44 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 18 गोलियां जो हैं सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के केवल 1 कांस्टेबल ने चलाई। इस मुठभेड़ में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे थे। चूँकि न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी गई है और इस मारे गए लोगों में कोई भी माओवादी नहीं था, ये सभी निहत्थे आदिवासी थे। राजेश जोशी की एक कविता है कि जो निरपराध होंगे, निहत्थे होंगे, मारे जाएंगे। इस समय सबसे बड़ा अपराध है निरपराध होना, जो निरपराध होंगे मारे जाएंगे। 17-18 मई 2013 की जो ये घटना है जिसमें मासूम आदिवासी मारे गए, जिसमें नाबालिग बच्चे मारे गए, कहा जाता है कि इसमें से 25 से 30 लोग बीज पंडम त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे अचानक से सुरक्षा बल की टुकड़ी आ गई और दोनों तरफ से जो कुछ बातचीत हुई उन्होंने कहा जवाबी कार्रवाई में हमने मारा। दरअसल दिक्कत ये है कि एक तरफ नक्सलाइट हैं, दूसरी तरफ आदिवासी लोग हैं जो बीच में, और एक तरफ पुलिस है। ये 3 के चक्कर में कभी पुलिस के साथ अगर आदिवासी खड़ा है तो वो नक्सलाइट का शिकार हो जाता है, कभी नक्सलाइट के साथ मजबूरी में आदिवासी खड़ा है तो पुलिस का शिकार हो जाता है। अंततः जो मरण है, जिसको बोलते हैं हम पूरे हमारे डेमोक्रेसी में, कि एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है, कहीं पर भी चाहे सांप्रदायिक दंगे हों उसमें कोई संपन्न व्यक्ति नहीं मरता उसमें गरीब आदमी है। इसी तरह अगर हम नक्सलाइट घटनाओं को देखें तो जितने लोग अभी इन घटनाओं में मारे गए हैं, अगर जो पुलिस के लोग भी मारे गए वो बेचारे नौकरी के लिए आए थे और सुरक्षा के नाम पर थे वहाँ, वो धोखे से मारे गए, उन्हें नक्सलाइट ने मारा। और जो आदिवासी मरे हैं, अगर उन्हें पुलिस ने मारा है तो उन्हें नक्सलाइट समझ के मारा है। जो लोग नक्सलाइट के नाम पर आदिवासी क्षेत्र में अपना हित साध रहे हैं या जो सुरक्षा के नाम पर हित साध रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में जो बड़ा बड़ा पैसा आता, बड़ी बड़ी राशि आती है, उस राशि से जो सेठ साहूकार बन रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, और ये होता है कि सुरक्षा के नाम पर ये पैसा आ रहा है, कहीं पर निर्माण के नाम पे आ रहा है, वहाँ देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि एजेंसी के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, मॉनिटरिंग वहाँ होती नहीं है। तो चाहे नक्सलाइट माओवादी हों वो भी लेवी वसूलते हैं, जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस बल है, वो भी वहाँ अत्याचार करती है। अंततः इसमें मरण जो होता है
वो गरीब आदिवासी का होता है। प्रकृति ने उसको ऐसे ही मार रखा है। वो ग्रामीण अंचल में वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। और पिछले कई सालों से जो बस्तर खास करके, वैसे तो छत्तीसगढ़ के 18 जिले नक्सल से प्रभावित हैं, पर सर्वाधिक अगर प्रभावित कोई है तो वो बस्तर का पूरा इलाका है। बस्तर को प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग जिलों में 7 अलग अलग जिलों में बांट दिया गया है। इसके बावजूद बस्तर में नक्सलाइट समस्या प्रमुख है। और जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से ये बात आती है कि नक्सलाइट के नाम पे चाहे सरेंडर करने की बात हो, चाहे उसके साथ मुठभेड़ की बात हो, तो कई बार ये बात उठती है कि ये असली है नकली है। कहीं ना कहीं ये पुलिस के प्रमोशन से भी जुड़ा है, सुरक्षा बलों के गुस्से से भी जुड़ा है, क्योंकि वो उनके बीच में जंगलों में रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं। कई बार तो आपस में सुरक्षा बल भी लड़ गए। इस तरह की घटनाएं भी देखने में आई हैं। बहरहाल 6 महीने के लिए जो आयोग बनते हैं वो 10-10 बार उनको फिर से रिन्यू किया जाता है ताकि वो अपनी रिपोर्ट दें। अभी 3 आयोग, जिसमें चाहे प्रशांत मिश्रा जस्टिस उनकी अध्यक्षता वाला आयोग रहा हो, टीपी शर्मा साहब का आयोग रहा हो, या वीके अग्रवाल साहब का, ये जितने आयोग बने हैं, जब ये रिपोर्ट देते हैं तो इन रिपोर्टों पर यदि कार्रवाई हो आयोग की और वो समय सीमा में हो। अब 2013 की घटना को अगर हम 2021 में कैबिनेट को मिल रही है तो इस बीच में टेक्नोलॉजी बदल गई है, कितनी तो मुठभेड़ें हो गई हैं, कितने पुलिस के अफसर बदल गए हैं, नक्सलाइट, इस बीच में बहुत सारे नक्सलाइट नेता पकड़े गए हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या 6 महीने की रिपोर्ट 6 महीने में आ जाना चाहिए, चाहे जैसे आए, या अगर रिपोर्ट लेट हो रही तो, अभी तो कोरोना काल था तो 2 साल से ये भी कहा जा सकता है कि ये कोरोना काल के समय हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब ये फायरिंग की जब रिपोर्ट आती है इस तरह की कि गलत धारणा और डर की प्रतिक्रिया की वजह से ऐसा हुआ। सुरक्षा, जबकि जस्टिस ये कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त उपकरण होते हैं, खुफिया जानकारी होती है, वो चाहें तो घटना को टाल सकते थे, चाहते तो गोली नहीं चलती। पर दूसरी तरफ से यदि हम पुलिस बल की तरफ से बात करें तो उनको लगता है कि यहाँ पता नहीं कदम कदम पे कहाँ पे लैंड माइन लगी है, कहाँ पर हमको कोई उड़ा दे। तो एक भय का वातावरण है, एक असुरक्षा का वातावरण है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसको सामाजिक आर्थिक समस्या कहते थे। उनका मानना था कि ये गोलीबारी से, हथियारों से नहीं निपटा जा सकता, ये सामाजिक आर्थिक समस्या है। लगातार छत्तीसगढ़ की जो भी सरकार रही हो वो इस समस्या से जूझ रही है। जब मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश की सरकार जूझ रही थी, आसपास की सरकारें भी, चाहे आंध्रा की सरकार हो, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे उड़ीसा की सरकार हो और मध्य प्रदेश की सरकार, ये सरकारें लगातार इस माओवाद के जो आतंक है उससे जूझ रही है। और सबसे ज़्यादा जूझ वो रहा है जो इनके बीच रहता है। सवाल ये है कि ये देश की एक ऐसी समस्या है जिस पर सबको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, एक साथ पहल करने की ज़रूरत है। वरना न्यायिक आयोग बनेंगे, 8-8, 9-9 साल में उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट की प्रासंगिकता क्या होगी, किस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो लोग थे वो कहाँ चले गए, कितने प्रमोशन हो गए, कितने आदिवासी परिवार उजड़ गए, कितने नाबालिग मर गए, तो ये कौन तय करेगा कि कौन निरपराध था और कौन अपराधी। और